नमस्कार, मैं समर मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो बिगिनर्स सिनेमेटोग्राफर्स हैं, वो नॉर्मली क्या गलतियां करते हैं। जो बेसिक गलतियां हैं, वो हमने कॉमन बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन उसमें से 5 गलतियों को मैंने सेलेक्ट किया कि ये जो बिगिनिंग वाले जो भी सिनेमेटोग्राफर होते हैं, फोटोग्राफर होते हैं, वीडियोग्राफर होते हैं या फिल्म मेकर होते हैं, डीओपी होते हैं, तो वो ये 5 गलतियां करते हैं सिनेमेटोग्राफी के दौरान। वो एक-एक करके मैं बताऊँगा और इसको अगर आप समझ लेंगे तो आप आगे अपने सिनेमेटोग्राफी में वो गलतियाँ नहीं करेंगे। तो आपका जो प्रोजेक्ट होगा, आपका जो आउटपुट होगा फाइनल, वो काफ़ी कमर्शियल होगा, काफ़ी कॉर्पोरेट लुक देगा और काफ़ी सिनेमैटिक होगा। पहला है इम्प्रॉपर सेटिंग। सेटिंग तो वैसे हर एक शॉट के लिए आपको करना होता है, चाहे वो व्हाइट बैलेंस की सेटिंग हो, एपर्चर की सेटिंग हो, स्पीड की सेटिंग हो यानी शटर स्पीड या शटर एंगल की सेटिंग हो, बहुत सारी चीज़ें। आप फ़िल्टर लगाना चाहते हैं, बहुत चीज़ आप कर सकते हैं। फ़िल्टर की भी सेटिंग कभी इनबिल्ट भी होता है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जब किसी भी प्रोजेक्ट को आप शूट करने जा रहे हैं, तो एक सेटिंग होती है जो स्टार्टिंग में ही कर लिया जाता है और उस प्रोजेक्ट के अंत तक वही सेटिंग अक्सर रहता है। उसमें क्या-क्या होता है? 3 चीज़ें होती है। पहला होता है कोडेक, यानी किस कोडेक पर आप शूट करने जा रहे हैं, जिसे आप फॉर्मेट भी कह सकते हैं कि किस फॉर्मेट पर आप शूट करना चाहते हैं। तो कोडेक कई तरह के होते हैं। अगर आप हमारे कोर्स को जॉइन किए होंगे तो आपको पता होगा कि 3 तरह के कोडेक होते हैं। अदरवाइज़ इसके बारे में अलग से कोडेक पर हमारा वीडियो भी डिजी फिल्मी में है। जैसे कि इंटरमीडिएट कोडेक, दूसरा होता है डिलिवरेबल कोडेक जो आप डिलीवर कर सकते हैं आराम से जैसे एमपी4 और तीसरा होता है अ, काइन रॉ जिसे रॉ फाइल भी कहते हैं। तो इसमें रॉ फाइल में आप डिजिटल नेगेटिव की बात करेंगे, डीएनजी फाइल की बात करेंगे, तो उस पर करना है। तो आप किस कोडेक पर शूट करेंगे? तो अक्सर लोग जानते नहीं है किसी पर भी जो उसमें डिफ़ॉल्ट रहता है या जो भी स्टार्ट करके पिछली बार लोगों ने रख दिया है, उसी कोडेक पर शूट कर देते हैं। ये गलत बात है। आपको जानने की ज़रूरत है कि आपको किस कोडेक पर काम है। अगर आप वेब सीरीज़ बना रहे हैं या बड़ी एड फ़िल्म बना रहे हैं, म्यूज़िक वीडियो बड़े लेवल पर बना रहे हैं, तब आप डेफ़िनेटली आप जाइए इंटरमीडिएट कोडेक पर या आप डीएनजी पर जाइए। लेकिन अगर आप शॉर्ट फ़िल्म बना रहे हैं जिसे यूट्यूब पर देना चाहते हैं या किसी को वेबसाइट में अपलोड करना है, रील्स बना रहे हैं या सोशल मीडिया पर अपलोड करना है, तो ऐसे में आप उस पर मत जाइए। आप डिलिवरेबल जो कोडेक है उस पर जाइए। आप एमपी4 पर जा सकते हैं, एमओवी फाइल पर जा सकते हैं, आप एवीआई पर जा सकते हैं। इन पर जाइए, आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा क्योंकि इसमें आपको पोस्ट प्रोडक्शन में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कलर भी काफ़ी हद तक बैलेंस मिलेगा, सिर्फ़ कुछ सीसी करना पड़ेगा। लेकिन रॉ पर आप कब जाएँगे या इंटरमीडिएट कोडेक पर कब जाएँगे? जब आपकी फ़िल्म बड़ी होगी यानी कॉस्टली होगा, तो उसमें आपको डीआई करने की ज़रूरत होती है, तो उसमें ऐसे ही कोडेक की यूज़ किया जाता है जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिले। सेटिंग में दूसरा है रिज़ॉल्यूशन का। रिज़ॉल्यूशन क्या रखेंगे? 2K रखेंगे, 4K रखेंगे, 6K रखेंगे, हो सकता है आपके पास 12K का कैमरा हो तो क्या हर एक प्रोजेक्ट को आप 12K पर शूट करेंगे? नहीं। आपको सोचना है कि आपको कितने K की ज़रूरत है। नॉर्मली 4K पर आपका इनफ होता है, 4K पर अगर आप रखते हैं, 4K पर पूरा शूटिंग करिए। अगर आप यूट्यूब के लिए बना रहे हैं या आप रील्स के लिए बना रहे हैं या छोटे-मोटे प्लेटफ़ॉर्म के लिए बना रहे हैं, आपका बजट कम है, तो आप 2K भी रख सकते हैं। सिनेमा की बात कर रहे हैं, अदरवाइज़ तो एचडी पर रखते हैं, फुल एचडी पर या यूएचडी पर, अल्ट्रा हाई डेफिनिशन पर रखते हैं। नॉर्मली फ़िल्म की बात कर रहे हैं यानी सिनेमैटिक लुक देना है तो 2K भी काफ़ी होता है क्योंकि आज भी सिनेमाघर 2K का ही चलता है। तो आपको ये सोचना है कि आपको जो रिज़ॉल्यूशन है 4K या 6K या 8K क्यों करना है? अगर आपकी रिक्वायरमेंट उतना है, आपका वीएफएक्स का काम बहुत ज़्यादा है, तो आप 8K 12K जो भी आपके पास मैक्सिमम रिसोर्सेज़ हैं लेंस का और बॉडी का, उस पर आप जा सकते हैं। और तीसरा इसके अंदर सेटिंग में है एफपीएस कि कितने फ्रेम पर सेकंड पर आप शूट करेंगे। देखिए यहाँ एफपीएस और स्लो मोशन की बात अलग-अलग है, यानी हाई स्पीड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर प्लेबैक एफपीएस की बात कर रहे हैं, जिस पर प्ले होता है, उस फ्रेम रेट की बात कर रहे हैं। तो जो बड़े प्रोफेशनल सिनेमा कैमरा होता है, उसमें तो 24 फ्रेम पर ही डिफ़ॉल्ट में रहता है। लेकिन जो सेमी प्रोफेशनल कैमरे होते हैं, चाहे मिररलेस कैमरे हो या डीएसएलआर हो, उसमें आपको कई तरह के एफपीएस का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, जैसे 24, 25, 30, 50, 60 कई। तो आप कौन-सा एफपीएस रखेंगे? नॉर्मली लोग 25 रख लेते हैं क्योंकि 25 डिफ़ॉल्ट पर रहता है या 50 पर कर दे लेते हैं। नहीं, अगर आप कोई फ़िल्म की शूटिंग कर रहे हैं, चाहे शॉर्ट फ़िल्म हो, चाहे वेब सीरीज़ हो, चाहे कोई भी जिसमें आपको सिनेमैटिक लुक चाहिए, तो आप 24 फ्रेम पर ही उसे शूट करेंगे क्योंकि उसका जो लुक होता है वो डिफरेंट होता है। और दूसरा, अगर आप इवेंट शूट कर रहे हैं, म्यूज़िक वीडियो शूट कर रहे हैं या न्यूज़ शूट कर रहे हैं या होम वीडियो शूट कर रहे हैं कुछ, तो आप 25 फ्रेम पर कर सकते हैं।
एक चीज और, अगर आप शॉर्ट फिल्म शूट कर रहे हैं या फिल्म शूट कर रहे हैं और आपको एक गाना भी साथ में शूट करना है, तो पहले जो ऑडियो है उसको 24 फ्रेम पर कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद ही उसे रिकॉर्ड करिए, यानी उस पर फिल्मांकन करिए। अदरवाइज जब आप एडिटिंग करेंगे तो मिसमैच हो जाएगा आगे जाकर के। 24 फ्रेम पर आपका प्लेबैक है और ऑडियो नॉर्मली 25 फ्रेम पर रहता है, तो आपका मिसमैच होगा आगे जाकर के लिप सिंक का। इस पर ध्यान दीजिए, यानी पहली जो गलती करते हैं लोग सेटिंग का, इस पर आप ध्यान देंगे तो पहली गलती से बच जाएंगे, क्योंकि एक बार प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हो जाता है तो बार बार आप उसके जो अंदर की सेटिंग्स है उसे चेंज नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए। दूसरी गलती है रॉन्ग लेंस सिलेक्शन, यानी आप लेंस का सिलेक्शन करते समय आप कुछ गलती कर जाते हैं। आप समझ नहीं पाते हैं कि किस शॉट के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होगा। आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आप क्लोजअप लें तो आप टेली लेंस लें, यानी आप कैमरे को दूर कर लें, टेली लेंस लगाइए, 85-100 कुछ भी लगाइए, उस पर शूट करिए, तो आपको जो फिगर मिलेगा, जो आपको आउटपुट मिलेगा वो काफी अच्छा मिलेगा, डिस्टॉर्टेड नहीं मिलेगा। लेकिन कहीं पर अगर आपको ये दिखाना है कि नहीं वो भयानक आदमी है, या आपको उसके स्ट्रगल को दिखाना है, तो ऐसे में वाइड एंगल लेकर के भी किसी आदमी के नजदीक जाया जा सकता है। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं कि आप जब लैंडस्केप शूट करेंगे तो आप 16 पर करिए, 18 पर करिए, लेकिन जब आप क्लोज में किसी के पास जा रहे हैं या मिड शॉट में आप दो लोगों के बीच में बातचीत दिखा रहे हैं तो आप 50 mm का लेंस लगाइए। तो इनका चयन करना बहुत जरूरी है अच्छे ढंग से, क्योंकि अदरवाइज आप स्टोरी टेलिंग नहीं कर पाएंगे। आपको डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ानी है तो आपको वाइड एंगल लेंस यूज करना पड़ेगा। अगर डेप्थ ऑफ फील्ड को कम करनी है तो निश्चित तौर पर आपको टेली लेंस यूज करना पड़ेगा। और यहां पर एक चीज और समझने की बात है कि क्या आप प्राइम लेंस यूज करेंगे या आप जूम लेंस यूज करेंगे, क्योंकि जूम लेंस जब यूज करते हैं तो आपका काम फटाफट होता है, लेकिन जो क्वालिटी आती है वो प्राइम लेंस से आती है। तो अब आपको सोचना है कि आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। अगर जमा जमा के आपको शूट करना है तो प्राइम लेंस का सेट लेकर ही आप शूट करिए, लेकिन अगर आपके पास समय कम है और क्वालिटी भी देना है तो उस समय आप जो हाई स्पीड का लेंस होता है, यानी जिसका ओपनिंग ज्यादा होता है, ऐसा आप जूम लेंस लीजिए, यानी 70-200 का लेंस ले लीजिए 2.8 का। इनकरेक्ट कंपोजिशन, कंपोजिशन यानी आप फ्रेम बनाते हैं, ब्लॉक बनाते हैं, यानी कोई बैकग्राउंड और फोरग्राउंड के बीच में जो कंपोजिशन बनाते हैं तो उसे गलत ढंग से अगर आप पोर्ट्रे करते हैं, गलत ढंग से बनाते हैं। आपने सीख लिया है बहुत तरह के शॉट, आप जानते हैं कि इतने इतने तरह के शॉट होते हैं, इतने तरह के कैमरा एंगल्स होते हैं, इतने तरह के कैमरा मूवमेंट होते हैं। तीन ही चीज तो होते हैं, शॉट, एंगल, कैमरा मूवमेंट। इन तीनों के जरिए आप बढ़िया ब्लॉक बनाते हैं, फ्रेम बनाते हैं, कंपोजिशन बनाते हैं, जिसे आप कंप्लीट रूप से कह सकते हैं। तो कंपोजिशन को आप अगर इनकरेक्ट बनाते हैं, प्रॉपर नहीं बनाते हैं, तो स्टोरी बाहर निकल के नहीं आती है। उदाहरण के तौर पर मैं समझता हूं कि आपको कोई आदमी लगा कि ये बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहा है, आपने उसका क्लोजअप ले लिया, क्लोजअप शूट कर लिया। जो दूसरा आदमी है उसकी एक्टिंग थोड़ा कमजोर है, आपने उसके वाइड शूट कर लिया। क्यों? क्या ये देखकर कि एक्टिंग अच्छा कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि कहानी में कौन सा जो कैरेक्टर है वो इंपॉर्टेंट है, किसे डोमिनेट करना है। तो जब कोई डोमिनेटिंग कैरेक्टर होता है उसका क्लोज लिया जाता है, जो डोमिनेटिंग नहीं होता है उसका थोड़ा वाइड लिया जाता है। उसी तरह से अगर कोई दो लोगों के बीच में बातचीत हो रहा है तो हम लो एंगल कब लगाएंगे, हाई एंगल कब लगाएंगे, इसे भी सोचना पड़ता है। आपको अगर मूवमेंट देना है तो ट्रॉली शॉट कब लगाना जरूरी है, ये आपको अगर नहीं पता है तो ट्रॉली शॉट का मेन मकसद निकल के नहीं आएगा, स्टोरी आपका बाहर नहीं निकलेगी। क्रेन आपके पास है, क्रेन पर आपने बैठ गया और एक बार हमने देखा, अक्सर हम भी करते थे पहले, कि आपके पास इक्विपमेंट आ गया, क्रेन आ गया या गिम्बल आ गया या जिमी जिप आ गया, आप पूरी फिल्म में जिमी जिप को चला रहे हैं। अरे चलाने का मकसद होना चाहिए, आपने उसका पे किया है, उसका मतलब ये नहीं कि हर एक शॉट आप जिमी जिप पर ले, हर एक शॉट आप गिम्बल पर ले, हर एक शॉट आप क्रेन पर या ट्रॉली पर ही ले। क्या उसकी जरूरत है? अगर जरूरत है तो ही ट्रॉली का यूज करिए। इसके बारे में भी अलग से मूवमेंट पर हमारा वीडियो है, या हमारे जो डीएफएम के स्टूडेंट है उस पर तो अलग से सप्लीमेंट ही बना हुआ है कि किस तरह से हम स्टोरी टेलिंग करते हैं मूवमेंट के जरिए, कैमरा शॉट और एंगल के जरिए। अब आते हैं अपने फोर्थ मिस्टेक्स पर, जो अक्सर जो बिगनर सिनेमेटोग्राफर हैं वो करते हैं, और वो है पुअर लाइटिंग। देखिए, कैमरा चाहे कुछ भी ले लें आप, लेंस चाहे कुछ भी ले लें, अगर लाइटिंग सही नहीं है ना, हर कुछ बेकार। इसलिए आप देखे होंगे कि एरी 65 जैसे भी कैमरे अगर किसी अनाड़ी को दे दिया जाए तो उस पर बेकार क्वालिटी का वीडियो बनाएगा या फिल्म बनाएगा। और दूसरा, एक प्रॉपर सिनेमेटोग्राफर जो डीओपी है उसे आप 5D Mark IV दे दीजिए या कोई भी सोनी का कैमरा दे दीजिए इस समय का, या किसी भी उतना भी छोड़िए, आप
कैनन का 200D दे दीजिए मार्क II, उस पर भी इतना अच्छा क्वालिटी लेके आ जाएगा कि आपको लगेगा कि ये किसी सिनेमा कैमरे से शूट हुआ है, प्रॉपर बड़े लेवल के। तो यहां पर लाइटिंग आ जाती है कि लाइटिंग कैसे की है। ठीक है, शॉट, एंगल, फ्रेम सब कुछ आपने बना लिया, सेटिंग आपने सब कुछ कर लिया, सब कुछ अच्छा है, लेकिन लाइट अगर प्रॉपर नहीं है, सब बेकार। देखिए यहां एग्जांपल के तौर पर मैं दिखा रहा हूं कि एक नॉर्मल लाइटिंग पर क्या लुक आ रहा है और जब प्रॉपर लाइटिंग होती है तो क्या स्वरूप आता है, ये देख लीजिए। यहां लाइटिंग का मतलब होता है कि आप किस तरह से सब्जेक्ट को उभार कर लाते हैं, कैसे आप इसमें कॉन्ट्रास्ट पैदा करते हैं, किस तरह से बैकग्राउंड को अलग करते हैं, इसमें डेप्थ क्रिएट करते हैं लाइटिंग के जरिए। तो इससे आपकी जो फिल्म की क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव कर जाती है। तो लाइटिंग पर ध्यान देना जरूरी है। हाँ, ये अलग बात है कि कंटेंट कभी कभी इतना अच्छा हो जाता है कि जो दर्शक होता है लाइटिंग को भी भूल जाते हैं, कंटेंट पर ही ध्यान देते हैं। लेकिन अगर आपका उसके साथ साथ कंटेंट के साथ साथ लाइटिंग भी उसके हिसाब से हो, अनुरूप हो, तो बहुत ही अच्छा आउटपुट आता है। और फिफ्थ जो मिस्टेक है वो है बैड ऑडियो। इसके बारे में हम अक्सर कई वीडियोस में बात कर चुके हैं। फिल्म के लिए तो जो सिनेमेटोग्राफर डीओपी होते हैं वो ऑडियो पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि उसके लिए ऑडियोग्राफर अलग से होते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिस्ट अलग से होते हैं। लेकिन नॉर्मल आज के ज़माने में जो एक डीओपी है उसको ऑडियो की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अब बहुत सारे कैमरे ऐसे आ गए हैं जिसमें इनबिल्ट ऑडियो की सारी व्यवस्था दिया गया है। यानी अलग से नागरा या अलग से डिजिटल रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, कैमरे पर ही रिकॉर्ड हो जाती है बढ़िया ऑडियो, अच्छी क्वालिटी की ऑडियो, जिसे आप सिंक साउंड में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको ऑडियो की जानकारी होनी चाहिए और किसी भी सिनेमेटोग्राफर को, किसी भी फिल्म मेकर को ऑडियो पर खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऑडियो जब बुरा सुनने में आता है तो आपकी अच्छी से अच्छी वीडियो, अच्छी से अच्छी लाइटिंग भी बेकार हो जाता है। तो ऑडियो के लिए दो चीजें हैं, एक तो कैमरे के अंदर इनबिल्ट माइक रहता है और लोग उसी से सोचते हैं कि डबिंग तो करना है, इनबिल्ट माइक से ही काम चला लें। उसमें दिक्कत क्या होती है डबिंग में, जब आप डबिंग करने जाते हैं तो छोटी छोटी चीजें आप मिस कर जाते हैं। जैसे रिएक्शन है, रिएक्शन के समय सांस भी थोड़ा थोड़ा लिया गया है या थोड़ा सा हल्का सा बुदबुदाते हुए कुछ बोला है, वो सुनाई नहीं देता है। तो उस समय डबिंग के समय अंदाज से, या डबिंग कराने वाला बहुत अच्छा है तो वो कुछ करा लेता है, अदरवाइज अंदाज से एक एक्टर को डबिंग करनी पड़ती है। लेकिन प्रॉपर जब साउंड आता है तो एक्टर का भी उत्साह अलग हो जाता है और उससे भी बेहतर, यानी जो उन्होंने परफॉर्म किया था एक्टिंग के दौरान उससे भी बेहतर ढंग से वो डबिंग करते हैं। तो ये जरूरी है कि आप जब भी रिकॉर्डिंग करें, यानी सिंगल कैमरे से ही अगर आप ऑडियो वीडियो दोनों ले रहे हैं तो आप एक्सटर्नल माइक का यूज करें। एक्सटर्नल माइक में भी दो तरीके का है, या तो आप शॉटगन माइक यूज करिए जिसे बूम के जरिए, यानी बूम रॉड जो होता है उस पर माइक लगा के, बूम माइक भी उसे कहते हैं, उसको आप सब्जेक्ट के 18 से 24 इंच के बीच में ही होना चाहिए, बहुत ज्यादा नजदीक नहीं, लेकिन 24 इंच यानी 2 फीट से ज्यादा दूर पर माइक नहीं रहना चाहिए। ऐसे ढंग से माइक को पकड़िए ताकि छोटी से छोटी आवाज को भी कैच कर सके। और दूसरा है कि आप लैपल माइक यूज करिए, अंदर आपने लगा दिया कॉर्डलेस लैपल माइक, उससे भी आप बढ़िया से काम कर सकते हैं, उसमें आप सिंग साउंड ले सकते हैं। तो ये 5 मिस्टेक्स पर अगर आप ध्यान दें तो निश्चित तौर पर आपको बढ़िया आउटपुट और प्रोफेशनल सिनेमैटिक आउटपुट मिलेगी। एक चीज जो हमारे इस चैनल में न्यू है, या जो चैनल को देखते आ रहे हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कि हमारे इस चैनल में सैकड़ों वीडियोस हैं, किन किन विषय पर वीडियोस हैं, तो आप हमें इस नंबर पर एक मैसेज डाल सकते हैं फ्री बुक की। तो उसमें हमारे डिजी फिल्मिंग की जितने भी वीडियोस हैं उसको कैटेगरी वाइज बना करके एक पीडीएफ बुक बनाया गया है, उसे मैं आपको फ्री में दूंगा। आपको करना क्या है, इस नंबर पर एक मैसेज करना है फ्री बुक के लिए और आपको फ्री पीडीएफ बुक ऑफ डिजी फिल्मिंग मिल जाएगा। इसी तरह से हमें प्यार देने के लिए और इस चैनल को पसंद करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मूवी शूट करना हो या टीवी सीरियल, वेब सीरीज शूट करना हो या एड फिल्म, प्रोफेशनल लेवल की सिनेमाटोग्राफी और फिल्म मेकिंग अब चुटकियों का काम, यानी बहुत ही आसान हो गया है। प्रोफेशनल लाइटिंग अब चुटकियों में। रेड और एरियल एक्सा जैसे प्रोफेशनल सिने कैमरे पर अब आप भी शूटिंग कर सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन में आई लाइन मैचिंग करना भी अब चुटकियों का काम है। क्यों राहुल? अरे बिल्कुल, इतने से फ्रेम के लिए इतनी सारी लाइटिंग, पर इसे समझना। फिल्म डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, एड फिल्म मेकिंग, प्रोडक्शन हाउस मैनेजमेंट, एक्टिंग, मूवी एंड वीडियो मेकिंग की फुल प्रोफेशनल कंसल्टेंसी फ्री में पाने के लिए इस नंबर पर सिर्फ एक मिस कॉल दें, क्योंकि डिजी फिल्मिंग से फिल्म मेकिंग सीखना अब
और एक बात, डीजी फिल्मिंग से फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग और प्रेस्टिजियस इफ्टा सर्टिफिकेशन अब ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी उपलब्ध है। अभी संपर्क करें इस नंबर पर।